हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 में से जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मर के बारे में, राइट। तो उसके लिए हमने जो बेसिक प्रिंसिपल है कि उस कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो हमने देखा था। तो वह वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे। अब देखो, उसके बाद हमने ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, दोनों के फिगर और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ટ્રાન્સફોર્મર मतलब ટ્રાન્સફોર્મરનું વર્ગીકરણ કઈ કઈ ટાઈપના આવે છે, કયા કયા પ્રકારના આવે છે, બરાબર છે। તો એને ઘણા બધા મુદ્દાઓના આધારે આપણે એનું વર્ગીકરણ આપણે કરી શકીએ છીએ, રાઈટ। સો પહેલા जो है वो है સપ્લાયના પ્રકારના આધારે। કયો સપ્લાય આવે આપણા પર? તો સિંગલ ફેસ અને 3 ફેસ, બરાબર। તો એના આધારે આપણે 2 ટાઈપના ટ્રાન્સફોર્મર આવે, સિંગલ ફેસ ટ્રાન્સફોર્મર, 3 फेस ट्रांसफॉर्मर। बी जो है वो रचना ना आधार है, मीन्स उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमने कल देखा था। 2 टाइप के आते हैं, एक तो कोर टाइप का एंड दूसरा सेल टाइप का। तो एक है कोर प्रकारનું ट्रांसफॉर्मर, सेल प्रकारનું ट्रांसफॉर्मर। ये इजी है, ये आपको याद ही रखना है। मैं वो ही बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ना आधार है, मीन्स कि वोल्टेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम कैसा है, उसके हिसाब से हम बोले तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग में कम वोल्टेज आता है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे ज़्यादा मिलता है, मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है। स्टेप डाउन का मतलब कि ज़्यादा होता है, उसको कम की ज़रूरत है हमें, तो वो कम करके देता है। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें वो है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो है ना, इनपुट में जितना भी वोल्टेज होगा ना वो आउटपुट में भी कैसा होगा, सेम ही होगा। लेकिन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट को क्या करता है, वो आइसोलेशन करता है, आइसोलेट करता है, दोनों को अलग करता है बस। सो जहाँ पे आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है, राइट। सो बेस्ड ऑन दी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन क्लासीफाई ट्रांसफॉर्मर इन द 3 कैटेगरी: स्टेप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन एंड आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, राइट। नाउ फोर्थ जो पॉइंट है वो है ઉપયોગિતાના આધારે, मीन्स बेज ऑन दी एप्लिकेशन કે क्या यूज થાય છે એના આધારે, બરાબર। તેમાં 2 પાર્ટ પડે છે। ફર્સ્ટ જે પાવર ટ્રાન્સફોર્મર અને જે બીજું છે એ છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મર, રાઈટ। હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મરમાં બીજા 2 પાર્ટ પડે છે। કયા કયા ટાઈપના આવે છે? કરંટ ટ્રાન્સફોર્મર અને પોટેન્શિयल ट्रांसफॉर्मर, राइट। नाम याद रखो। देन जो लास्ट जो है वो किसके बेस पे है? कूलिंग के बेस पे, बेस्ड ऑन द कूलिंग। कूलिंग કયા ટાઈપનું હોય છે, બરાબર છે। કૂલિંગના આધારે આપણે 2 પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મર આપણે કહી શકીએ, તો એર કૂલ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर, राइट। गेटिंग? सो ये जो है वो सिंपल क्लासिफिकेशन है ट्रांसफॉर्मर का। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 मार्क के लिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मरનું વર્ગીકરણ તો સપ્લાયના આધારે, રચનાના આધારે। સપ્લાય मीन्स सिंगल फेस या 3 फेस, रचना मीन्स कंस्ट्रक्शन, तो सेल टाइप एंड कोर टाइप आता है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे हम बोले तो स्टेप अप, स्टेप डाउन या आइसोलेशन। देन एप्लीकेशन के बेस पे बोले तो इंस्ट्रूमेंट या पावर। इंस्ट्रूमेंट में 2 है, करंट एंड पोटेंशियल। एंड जो लास्ट है बेस्ड ऑन कूलिंग, तो एयर कूल और ऑयल कूल, राइट। सो ये आपको सिर्फ करना है अच्छी तरह से, राइट। ये आईएमपी है। अब उसके बाद और एक मैं टॉपिक बताता हूँ, इसमें डिटेल में हम नहीं देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो અને टर्न रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न रेशियो ये क्या है? तो देखो, आइडियल कंडीशन होती है, मतलब आइडियल हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है ना वो आइडियल है, मतलब आदर्श। तो એમાં કેવું હોય કે જે પ્રવાહ જે છે, વોલ્ટ પ્રવાહ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ એટલે કે પ્રાથમિક ગૂંચળાની અંદર હોય ને એટલો જ વોલ્ટ પ્રવાહ તમારો દ્વિતીય मतलब સેકન્ડરી જે છે ગૂંચળું એની અંદર હોય છે। તો પહેલામાંથી જે વોલ્ટેજ અને કરંટ આપણે લખીએ V1 I1 અને બીજા વાઇન્ડિંગમાં V2 I2, એ બંને કેવા હોય છે? સરખા।
तो આપણે લખવું હોય તો શું લખાશે? આ V1 આ બાજુ લઈ લો, આ V2 તો છે જ, એની નીચે V1 લઈ લો, અને અહીંયા I1 જ છે તો એની નીચે શું આવી જશે? I2. તો આવી જશે. આના ઇક્વલ ટુ આપણે શું ધારી લે? K. आ શું થઈ ગયો આપણો? टर्न रेशियो. तो उसके बेस पे हम लिख सकते हैं ये गुणोत्तर मीन्स रेशियो E1/E2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू N1/N2. सो ये N1 एंड N2 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग में કેટલા ટર્ન છે તે N1 ને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ में કેટલા ટર્ન છે N2. આ બધાનો રેશિયો અને શું કહેવાય છે? ટર્ન્સ રેશિયો, રાઈટ. અને એ ટર્ન રેશિયોને આપણે ઊંધું કરી નાખીએ, રિવર્સ, રેસિપ્રોકલ, તો એ શું થઈ જશે આપણો? ટ્રાન્સફોર્મેશન રેશિયો, રાઈટ. સો ટ્રાન્સફોર્મેશન રેશિયો ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું છે? 1/ટર્ન રેશિયો. तो आना આપણે ઊંધું કરવાનું, सिंपल. तो ये सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये दो चीज़. गेटिंग? चलो अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर नो रेटिंग, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सो जो ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग है, मतलब उसको जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? KVA में, ओके, किलो वोल्ट एम्पियर, उसमें डिफाइन किया जाता है, राइट. तो बस इतना याद रखो, ज़्यादा यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं. जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा अभी. अब देखो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज देखने वाले हैं, वो है ये वाला टॉपिक. देखो यहाँ पे आपको शायद दिखाई दिया होगा EMF इक्वेशन. किसका? ये ट्रांसफॉर्मर के लिए जो EMF का इक्वेशन है वो हमें डिराइव करना है. तो देखो ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, देखो 4 to 5 टाइम ये GTU के एग्ज़ाम में आया हुआ है. तो ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है या 7 मार्क्स में भी आ सकता है. तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? देखो यहाँ से ये फिगर पहले ड्रॉ कर देनी है, राइट. तो ये फिगर में हमने ड्रॉ क्या किया है? तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस पे ये क्या बताता है? टाइम बताता है. सो ये एक साइकिल ड्रॉ की है, ये क्या बताता है? हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना, फाई. देखो ये वाई एक्सिस पे क्या बताया है? ये फाई. तो वो कौन से नेचर का होता है? अल्टरनेटिंग, मतलब आ टाइपનો, બરાબર. તો આપણે એક સાયકલ બતાવી છે. સો આ એક્સ એક્સિસ શું બતાવે છે? ટાઈમ. તો આપણા એક સાયકલનો ટાઈમ પીરિયડ આપણે કેટલો લઈએ છે? કેપિટલ ટી. આયરો આટલું, બરાબર છે. કેટલો લઈશું આપણે? કેપિટલ ટી. સો કેપિટલ ટી ટાઈમ પીરિયડ ઇક્વલ ટુ આપણે જોયું હતું ને 1 શું થશે? એફ, ફ્રીક્વન્સી, બરાબર છે. ટાઈમ પીરિયડ ટી, કેપિટલ ટી અને ફ્રીક્વન્સી, આવૃત્તિ, આ બંને એકબીજાના કેવા હોય છે? આપણે કહે છે ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ હોય છે, રાઈટ. તો આને આપણે ટી કહે તો એનું અડધું જે છે એરું એ કેટલું થશે તમારું? T/2. અને એનું પાછું અડધું કરીએ એરું આ, તો એ કેટલું થશે? T/4. સમજ પડી? તો આ જો આ T/4 લખ્યું છે, આટલો ભાગ જે છે એટલો ટાઈમ કેટલો છે? આ ટાઈમ ये T/4 सेकंड. टाइम अपने यूनिट कयो है? एकम सेकंड. अब देखो पहले फ्लक्स हमारा 0 था, बाद में T/4 सेकंड जो है उस पर हमारा फ्लक्स कितना हो गया है? यहाँ पे मैक्सिमम. तो मैक्सिमम फ्लक्स को कैसे डिनोटेट किया है? फाइम. सो फाइम શું છે તમારું? મહત્તમ ફ્લક્સ. તો અહીંયા લખ્યું છે જો ફાયમ, કોરમાં ઉત્પન્ન થતા મહત્તમ ફ્લક્સની કિંમત વેબરમાં. વેબર એ શું છે? એનો એકમ છે, यूनिट, ओके. सो फाइम क्या है? जो कोर के अंदर जो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, बस वो है. सो इतना हमने देख लिया क्या है वो. अब देखो जितनी भी टर्म चाहिए ना वो हमें पहले डिफाइन करनी पड़ती है. तो N1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग ना आटानी संख्या, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग. के प्राइमरी એટલે કે પ્રાથમિક જે ગૂંચળું છે વાઇન્ડિંગ એની અંદર કેટલા ટર્ન છે એ, બરાબર ને, કેટલા આટા છે એ શું બતાવશે? N1. તેવી જ રીતે N2 પણ શું બતાવશે? આટાની સંખ્યા જ, પણ કોની અંદર? સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ, બરાબર ને, જે બીજી જે દ્વિતીય ગૂંચળું છે ને એની. ફાયમની તો આપણે વાત કરી જ છે. ये BM क्या है? डेंसिटी, ओके, फ्लक्स डेंसिटी. और उसका क्या आता है? फ्लक्स डेंसिटी किसकी? कोर के अंदर की. फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर, और उसका जो यूनिट है वो क्या आता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो उसको हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? फ्लक्स डेंसिटी BM इक्वल टू
फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम कितना है 5m पर यूनिट एरिया है, तो क्या लिखता हूँ मैं AI। ओके, तो AI मतलब શું છે, કોર જે હોય છે તેના આડ છેદના ક્ષેત્રફળ છે, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी कोर, दैट इज़ योर AI। ओके, तो ये हमें याद रखना है ये। और जो F है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, सप्लाईनी आवृत्ति, और एनो एकम શું હોય છે हर्ट्ज। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक ये नोट में मैंने लिखा है, ये सेम ही है जो भी है वो। अब देखो क्या लिखा है, पहले लाइन, एवो फिगर सोर्स, मतलब ये फिगर क्या बताती है, वन साइन वेव ऑफ द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, मतलब एक साइन वेव बताता है किसका, ये जो हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स आता है ना उसका, एंड दैट फ्लक्स बिकम्स 0 to 5m, मतलब ये स्टार्टिंग में ये फ्लक्स हमारा 0 है और 0 to 5m तक जाएगा वो कितने टाइम के अंदर, इन t/4 सेकंड। समझ में आ रहा है। सो ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो 0 से 5m तक मैक्सिमम तक जाएगा कितने टाइम में, तो ये t/4 सेकंड। ये कैसे है वो मैंने आपको बताया। सो एवरेज वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, हम किसका इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं अभी, EMF का, राइट, उसको हम बोलेंगे E। सो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF ઇન્ડ્યુસ ઇન 1 ટર્ન, मतलब એક આટાની અંદર, આપણે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરીમાં તો N1 અને N2 આટા છે, ઘણા બધા છે, પણ આપણે સૌ પ્રથમ શું કરીશું, એક આટા। ઓકે, એક આટામાં કેટલો જે EMF છે ઇન્ડ્યુસ થતો એવરેજ, એ આપણે શોધીશું। મીન્સ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી ફાઇન્ડ આઉટ ધી એવરેજ વેલ્યુ ઓફ EMF ઇન્ડ્યુસ ઇન અ 1 ટર્ન। એ કેવી રીતે શોધીશું, ઇક્વલ ટુ, અને એવરેજ વેલ્યુ કેવી રીતના મળશે EMFની, ચેન્જ ઇન ફ્લક્સ ડિવાઇડેડ બાય ટાઈમ। તો જુઓ ફ્લક્સ જે ટાઈમ છે એ કેટલો છે તમારો, मैं અહીંયા લખું છું, જો ટાઈમ કેટલો છે t/4। ओके, एंड चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स के अंदर चेंजेस होता है तो क्या होता है, ये मैक्सिमम फ्लक्स कितना है 5m, माइनस दूसरा क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता है, तो चेंज इन फ्लक्स क्या लिखेंगे 5m माइनस 0, जो जितनी मैक्सिमम वैल्यू आती है माइनस जो जहाँ से जो मिनिमम वैल्यू है वो, तो 5m माइनस 0 ये हमारा चेंज इन फ्लक्स आ गया डिवाइडेड बाय ये टाइम। अब क्या करेंगे, 5m माइनस 0 है तो क्या आएगा 5m ही आएगा, डिवाइड बाई t/4 है, तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/f, तो हम लिख सकते हैं 1/4f लिख सकते हैं, t की जगह पे क्या रख दिया 1/f। ओके, तो अब क्या आएगा, ये जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा 4f, तो आएगा क्या 4f इंटू 5m, आंसर आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF इन 1 ટન। સો એક આટાની અંદર જે આપણો વીજ ચાલક બળ જે છે એ ઇન્ડ્યુસ થાય છે એની એવરેજ વેલ્યુ કેટલી આવશે 4/5m ઇન્ટુ f, બરાબર છે। આ જ ગુજરાતીમાં પણ અહીં બતાવ્યું છે, જુઓ છે, એક આટામાં પ્રેરિત વોલ્ટેજની સરેરાશ કિંમત આવી ગઈ આપણી 4/5m इंटू f। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो, नाउ एज द वेवफॉर्म ऑफ द इंड्यूस वोल्टेज इज द साइन वेव, तो ये जो इंड्यूस होता है वोल्टेज वो भी क्या होता है साइन वेव जैसा, राइट। वेवफॉर्म जो है वो हमारा क्या है साइन वेव, तो उसका जो फॉर्म फैक्टर है वो हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था, याद हो तो। फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन क्या आती है, RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, मतलब RMS અને એવરેજ વેલ્યુનો ગુણોત્તર, रेशियो ऑफ RMS टू एवरेज वैल्यू, ऐसा इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या आई थी साइन वेव के लिए 1.11। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू चाहिए ना। ओके, तो RMS वैल्यू को क्या करेंगे 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एवरेज वैल्यू है उसको ये 1.11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इक्वल के राइट साइड लेके जाएंगे, राइट। तो क्या आएगा, ये आएगा RMS वैल्यू जो है EMF इंड्यूस होता है उसकी क्या आएगी 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू हमने फाइंड की, क्या आई 4/5m इंटू f आया, जो अभी अभी हमने किया ना ये वाला, ये तो एवरेज वैल्यू ये हो गई
किसके लिए, एक टन के लिए, एक आटा माटे, बराबर। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1.11 एंड 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4.44 इंटू ये 5mf। तो ये RMS वैल्यू मिली EMF जो इंड्यूस होता है उसकी, लेकिन ये किसके लिए, एक टन के लिए। तो यहाँ पे नीचे लिखा है देखो ये, सो द RMS वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस इन 1 ટન, કે જે RMS વેલ્યુ જે છે EMFની જે ઇન્ડ્યુસ થાય છે એક આટાની અંદર, એ કેટલી મળી આપણને 4.44 ઇન્ટુ 5m ઇન્ટુ એફ। હવે આપણે શું કરીશું, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ છે એના માટે એમાં કેટલો EMF ઇન્ડ્યુસ થાય છે એનું ઇક્વેશન મેળવીશું। આ એક આટાનું મળી ગયું। હવે આપણે પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ લે પ્રાથમિક ગૂંચળું, તો એની અંદર નંબર ઓફ આટા કેટલા છે, નંબર ઓફ ટર્ન્સ N1 છે। તો આપણે N1 થી એને ગુણી દેવાનું, તો આપણને મળી જાય। આ એક આટા માટે મળ્યું આપણને, તો N1 માટે કેટલું, તો N1 ને આપણે શું કરી દેવાનું, એની સાથે ગુણી દેવાનું। તો જો અહીં લખ્યું છે EMF इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, तो उसके लिए EMF इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, EMF का E लिखा है और प्राइमरी वाइंडिंग का 1, E1 डिनोटेड किया है, એને E1 થી આપણે દર્શાવ્યું છે। તો કેટલું આવશે, આ જે આવ્યું આપણે એક આટાનું, એને ગુણ્યા કેટલા કરી દેવા N1। તો જો અહીંયા N1 મલ્ટીપ્લાય થઈ ગયા, બસ એટલું જ છે। अब हमने देखा अभी ये इक्वेशन BM इक्वल टू क्या, 5m/AI। तो 5m इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, BM इंटू AI लिखेंगे। तो 5m की जगह पे हम क्या करेंगे, BM इंटू AI लिख देंगे। देखो ये 5m इक्वल टू BM इंटू AI, सो यहाँ पे 5m है, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, BM इंटू AI। बस इतना ही किया है। बाकी ये F इंटू N1 तो है ही, और यूनिट क्या आएगा उसका, वोल्ट। अब ये किसके लिए आया, ये प्राइमरी वाइंडिंग इक्वेशन आया E1 का। सिमिलरली हम डायरेक्ट अभी ऑप्टेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सिमिलरली EMF इंड्यूस इन सेकंडरी वाइंडिंग, मतलब વીજ ચાલક બળ જે છે ઉત્પન્ન થતું શાની અંદર, આપણી દ્વિતીય ગૂંચળાની અંદર। તો કેવી રીતના લખીશું એને, EMF को E बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग है तो 2 बोलेंगे, बाकी सब कुछ सेम आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएगा, N2, કેટલા આટા આવશે N2। तो અહીંયા N1 ની જગ્યાએ આપણે શું કરવાનું, N1 की जगह पे यहाँ पे N2 और E1 की जगह पे E2, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिए, तो करेंगे क्या, उसका रेशो ले लेंगे, मतलब 1/2 કરી નાખશું। તો શું થશે, આ E1/E2 લખાશે, इक्वल टू ये जो सेम है ना वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बाकी क्या रहेगा, N1/N2। ओके, तो ये आ गया। उसकी जगह पे हमें ये लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 को इधर लेके जाओ, ओके, एंड N1 को इधर लेके जाओ, तब भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा। ओके, सो द वैल्यू ऑफ वॉल पर टर्न्स इन बोथ द वाइंडिंग इज इक्वल, मतलब वॉल पर टन मतलब एरिया जो आना ઉપરથી આપણે આ રીતે લખાશે કે આ નંબર ઓફ ટર્ન્સ N1 છે, વોલ પર ટન બંનેમાં આ પ્રાથમિક અને સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ એ બંને કેવા હોય છે, સરખા હોય છે, બરાબર। સો ઇન આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર મીન્સ આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર જો આપણે લઈએ તો આપણાથી આ લખાશે, આપણે આગળ જોયું ને તે જ V1/V2 ઇક્વલ ટુ E1 ડિવાઇડ બાય N1 इक्वल टू E2 डिवाइड बाय N2, या यहाँ पे E1 डिवाइड बाय E2 लिखो, N1 डिवाइड बाय N2, ये लिखो, दोनों सेम ही है, राइट। अब जो है एंड में एक टॉपिक है छोटा सा, वो आपको शायद कोई बार एग्जाम्पल में काम लग सकता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, स्टैक फैक्टर। सो स्टैक फैक्टर जो कोई भी हम डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं K, और स्टैक फैक्टर को क्या लिखेंगे, KS। तो स्टैक फैक्टर क्या आएगा, इक्वल टू डेफिनेशन मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखी है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ आयन, मतलब जे आयन હોય છે એના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા કોરના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, राइट। सो ये जो आयन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लिखते हैं, मान लो कि AI, और कोर का लिखते हैं हम A, इक्वल टू ये जो है स्टैक फैक्टर कितना आता है, फिक्स 0.9 आता है। सो AI इक्वल टू हम लिख सकते हैं, AI इक्वल टू 0.9 इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे A को, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आप याद रखना, कोई बार
एग्जाम्पल के अंदर शायद एग्जाम्पल आए तो यूज़ हम कर सकते हैं इसका, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट थियरी है ईएमएफ इक्वेशन वाला जो है ना, ये पूरा एक गुजराती में है, देखो यहाँ तक है। ओके, सो ये कौन कौन सी चीज़ें हम लेते हैं उसको डिफाइन करना है, ये वेवफॉर्म अच्छी तरह से ड्रॉ करना है फ्लक्स का। पहले 1 टन के लिए ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फाइंड करना है यहाँ तक। बाद में प्राइमरी के लिए करें तो N1 मल्टीप्लाई करो, सेकेंडरी करें तो N2 मल्टीप्लाई करो, और एक दूसरे का क्या ले लो, रेशियो, हमें मिल जाएगा, राइट। सो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। 2 इम्पोर्टेंट थियरी मैंने बताई, ક્લાસિફિકેશન ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર મીન્સ ટ્રાન્સફોર્મરનું વર્ગીકરણ, આ 2 માર્ક માટે આઈએમપી છે। અને બીજું છે ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ये 4 मार्क्स के लिए या 7 मार्क्स के लिए आईएमपी है, तो ये अच्छी तरह से आपको करना है। ओके।